नमस्कार मित्रों, मैं लोकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका एलके स्टडी चैनल में। आप सभी को प्रणाम। हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और टॉपिक चल रहा था हमारा भौतिक प्रदेश। ठीक है, भौतिक प्रदेश के बारे में हम बातें कर रहे थे, तो उनके बारे में ही बातें करेंगे। भौतिक प्रदेश कहाँ तक पढ़ लिया था? देखिए, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने। राजस्थान को पहले मरुस्थल में बांटा, ठीक है। फिर हमने मरुस्थल को दो भागों में बांटा, ठीक है। इसको 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर बांटा, इसको 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर बांटा, ठीक है। फिर हमने इसके दो भाग किए, एक तो ये तो हो गया शुष्क, ठीक है, और ये हो गया अर्ध शुष्क, ठीक है। ये बात हम कर चुके थे। फिर मैं बात करूं, यहाँ पर हमने पढ़ लिया था क्या? बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, ये दोनों हमने कंप्लीट कर चुके थे। अब जो बात करेंगे हम इस अर्ध शुष्क वाले पार्टीशन की बात करेंगे। सबसे पहले तो घग्गर का मैदान पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम घग्गर का मैदान, फिर पढ़ेंगे हम शेखावाटी का अंतःप्रवाही क्षेत्र, शेखावाटी का अंतःप्रवाही क्षेत्र पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नागौर की उच्च भूमि, नागौर की उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? गुरुजी लूनी, तो यह लूनी का बेसिन, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, इस सारे पार्टीशन को, इस पार्ट को, केवल इस पार्ट को क्या करूंगा, मैं अलग से निकाल लूंगा और निकाल के क्या कर दूंगा, निकाल करके अलग रख के फिर आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। सुनिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए। ये क्या है? वो पार्ट है अर्ध शुष्क वाला। क्या है? अर्ध शुष्क वाला। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने पहले घग्गर नदी, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? घग्गर नदी। उसके बाद पढ़ेंगे हम उसके घग्गर नदी का मैदान पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम शेखावाटी, शेखावाटी का अंतःप्रवाही क्षेत्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे नागौर की उच्च भूमि और उसके बाद हम पढ़ेंगे लूनी का बेसिन, ठीक है। ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले घग्गर, मतलब कि घग्गर का मैदान। सुनिए ध्यान से कि घग्गर का मैदान किसे कहेंगे। ऊपर राजस्थान के दो जिले हैं। कौन कौन से गुरुजी? इस वाले पार्टीशन की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले पार्टीशन की बात कर रहा हूं। यहाँ पर दो जिले हैं, एक तो है गंगानगर और एक है हनुमानगढ़। एक तो है गंगानगर, एक है हनुमानगढ़। तो इन दोनों की बात कर रहा हूँ। ये मैंने ऊपर का पार्ट लिया, इसको दो भागों में बांटा, एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़, ठीक है। आगे समझ लो, गंगानगर और हनुमानगढ़। इन दो जिलों में कौन सी नदी बहती है? घग्गर नदी। गुरुजी कैसे? देखिए, कहां से निकलती है? ये जो घग्गर नदी है ये निकलती है कहां से? ये शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक से निकलती है। शिवालिक की पहाड़ियां हैं। हम जब हिमालय पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, तब शिवालिक पहाड़ियों के बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। शिवालिक पहाड़ियों के बारे में भी हम जानेंगे। तो शिवालिक पहाड़ियों में ही एक मंदिर है, कौन सा? कालका माता का मंदिर है। कौन सी माता? कालका माता। कालका माता का क्या है? मंदिर है। यहीं से नदी निकलती है, कौन सी? घग्गर नदी। और ये सारी जो बात है कालका माता, शिवालिक, ये हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से निकलती है कौन सी नदी? घग्गर नदी। निकल कर आ गई। इससे पहले देखिए, इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी क्यों कहा जाता है? कि पुराणों में जो सबसे पवित्र नदी मानी गई है वो कौन सी मानी गई है? सरस्वती नदी। और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले पर कौन सी नदी बहती थी? पहले यहाँ पर बहती थी कौन सी नदी? अपने घग्गर की स्थान पर सरस्वती नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसको बोलते हैं सरस्वती नदी, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ से निकली अंबाला, ऐसे करते हुए
ये यहाँ पर आ गई, ठीक है। यहाँ पर एक स्थान है क्या, टिब्बी, टिब्बी तहसील है, और गांव जो है वो है तलवाड़ा। और कहाँ पर है ये, हनुमानगढ़ में। मतलब टिब्बी तहसील, गांव तलवाड़ा और हनुमानगढ़ से प्रवेश किस नदी का है, घग्गर नदी का प्रवेश है। देखो एक तो है तलवाड़ा टिब्बी वाला एरिया, जहां से तो क्या है इस नदी का प्रवेश है। फिर यहीं से थोड़ा सा आगे निकलते हैं, इस नदी पर एक झील बन जाती है गहराई होने के कारण। कौन सी, तलवाड़ा झील, तलवाड़ा झील। तो तलवाड़ा झील भी कहां पर है, हनुमानगढ़ में। एक है तलवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में एक तलवाड़ा है, एक तलवाड़ा गांव बांसवाड़ा में भी है, जहां पर क्या है, जहां पर है त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर, ठीक है। यहाँ पर है त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर, यहाँ पर है तलवाड़ा झील, और यहाँ पर है तिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ घग्गर नदी का प्रवेश। और एक है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा ये कहाँ पर है, ये है बाड़मेर में, ये पड़ता है बाड़मेर में। और ये जो तिलवाड़ा बाड़मेर में है, यहाँ पर मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये बात होगी किसके बारे में, तलवाड़ा फैक्ट के बारे में। सुनो, यहां से प्रवेश हो गया, झील बना दी हमने। अब नदी आगे निकलेगी, और नदी आगे निकलते ही दो स्थान आएंगे इसके किनारे, एक तो काली बंगा, एक पीली बंगा। काली पीली रोकने का नहीं, टोकने का नहीं। तो वो काली पीली जो है वो कहां पर आएगी, ये यहाँ पर आएंगे। फिर देखिए यहाँ पर एक स्थान फिर आएगा जहां पर एक दुर्ग है, कौन सा, भटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग है, भटनेर दुर्ग। आपको पता होगा भटनेर दुर्ग जो भूपत पाटिल ने 235 ईस्वी, अलग अलग डेट भी आते हैं, अलग अलग किताब में अलग अलग डेट आती है, तो उसकी कोई आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो भूपत पाटिल ने बनवाया था, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसने सहे। और कालीबंगा पीलीबंगा की बात करूँ तो ये विश्व प्रसिद्ध सिंधु सभ्यता का क्या है, पार्ट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु सभ्यता का पार्ट है, तो इसलिए तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके बारे में आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर इनकी एक बार चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ आके नदी क्या हो जाती है, खत्म सी हो जाती है। यहाँ से आगे ये जाती है तो केवल किताबों में जाती है, यहाँ पर ये नहीं जाती है। यहाँ पर आते ही ये खत्म होगी, यानी कि मरगी मृत नदी। यहाँ पर देखो आकर ये नट गई, क्या हो गई ये, नट की तरह। कभी आती है ये, कभी पानी बरस जाता है तो कभी आती है, कभी नहीं आती, कभी आती है कभी नहीं आती, कभी बुलाती है कभी नहीं बुलाती। ऐसे मतलब चांस करती है ये, तो मतलब नट की तरह काम करती है। तो ये है नट नदी, ठीक है, ये है नट नदी, ठीक है। फिर मैं बात करूं, यहीं पर इसको बोला जाता है क्या, अब देखो इसके जैसे नदी बहकर आई, बह रही थी, जिस टाइम को पानी था, फिर पानी खत्म हो गया, सूख गए, उसमें मृतली मिट्टी बही और उड़ी, और वहां पर उसके जो जो जहां पर नदी बहती थी उसमें भर गई, और वहां पर उसका जो रास्ता था वो अवरुद्ध हो गया, जिसके कारण जो नदी बहकर आई दोबारा, जब पानी वर्षा तब दोबारा बारिश हुई, तब जो नदी बहकर आई, तो उसने क्या कर लिया, अपना रास्ता चेंज कर लिया। रास्ता चेंज करते ही बाढ़ आनी आनी है, क्योंकि रास्ते में तो उसका रास्ता तो है ही नहीं वो, ठीक है। बाढ़ आने के कारण इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का शोक, राजस्थान का शोक, ठीक है, ये इसको बोला जाता है। फिर मैं आगे बढ़ू, ऐसे नदियों में तो वैसे आगे नहीं बढ़ती, लेकिन बढ़ा देते हैं, ये नदी आगे बढ़ गई, ठीक है, किताब में बढ़ रही है, अपने को भी बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर इसके आसपास के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, इसके आसपास के क्षेत्र को बोला जाता है बग्गी। क्या बोला जाता है, बग्गी। इसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है, बग्गी। और इसका जो बहाव क्षेत्र है, ये जिसमें ये बह रही है, इसे कहा जाता है, इस तल को क्या कहा जाता है, इसको इस पार्ट को क्या कहा जाता है, इस पार्ट को कहा जाता है नाली। क्या कहा जाता है, नाली। तो नाली और बग्गी ध्यान में रखें, बग्गी क्या है, आसपास का क्षेत्र, ठीक है, और नाली क्या है, इसका तल, जिस तल में ये बह रही है, जिस पार्ट में ये बह रही है, उसे कहा जाएगा क्या, आपके नाली या पार्ट। फिर आगे बढ़ेगी, बढ़ते ही ये कौन सी रेखा आ गई, रेड क्लिफ। कौन सी रेखा आ गई है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा को ये कर गई पार, मतलब क्या हो गई, अंतरराष्ट्रीय नदी, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय नदी, ठीक है।
सबसे पहले मृत नदी, फिर नट नदी, फिर राजस्थान का शोक, फिर अंतरराष्ट्रीय नदी। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ, आगे बढ़ेगी। और यहाँ पाकिस्तान देश आ गया। पाकिस्तान में जो इसका नाम है वो क्या है? हाकरा। हाकरा इसको बोला जाता है कहाँ पर? पाकिस्तान में। फिर लास्ट एंड फाइनल जो बिंदु है, मतलब कितना भी पानी आ जाए, लास्ट केवल ये यहीं तक जाती है। कहाँ तक? फोर्ट अब्बास, अब्बास पाकिस्तान तक ये जाती है। ठीक है, तो नदी के बारे में क्या बताया, आप ऐसा कैसा डायग्राम भी आप बना सकते हो, बड़ा ही शानदार लगेगा। शिवालिक हिमाचल प्रदेश से नदी निकली, कौन सी? घग्गर नदी। नदी निकलते ही कहां से निकली? कालका माता हिमाचल प्रदेश से, शिवालिक पहाड़ियों से। नदी निकलते ही आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद जैसे हिसार वगैरह ऐसे जिले आएंगे, उसके बाद ये कहां पर? राजस्थान में प्रवेश करेगी। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद इस पर एक झील बनेगी। कहां प्रवेश? कहां से हुआ? तिब्बत तहसील तलवाड़ा हनुमानगढ़ से। ठीक है, और फिर मैं बात करूं तो एक तलवाड़ा बांसवाड़ा में भी था, जहां पर त्रिपुरी सुंदरी माता का मंदिर है। एक तिलवाड़ा बाड़मेर में है, जहां पर क्या होता है? मल्लिनाथ जी का पशु मेला पड़ता है। ठीक है, मल्लिनाथ जी का पवित्र स्थान है। फिर मैं बात करूं कि आगे तलवाड़ा झील बन जाती है इस पर, स्थान कम होने पर। फिर इसमें क्या है, कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। किसके? हनुमानगढ़ जंक्शन है, वहां पर सबसे पहले वो क्या है? नीचे वाला स्थान है, वहां पर पहले बाढ़ आती है। ठीक है, और फिर इस पर काली पीली रोकने का नहीं, दो चीजें। ठीक है, फिर एक जो आपका बड़नेर दुर्ग, ठीक है, भूपत बाड़ी ने बनवाया, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण से हिंदू मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया, बहुत सारी बातें। तैमूरलंग का आक्रमण, और इसको मंगलवार का दिन जीता सूरज सिंह ने, तो इसका नाम हनुमानगढ़ दुर्ग कर दिया। ठीक है, और जिले का नाम भी क्या हो गया? हनुमानगढ़। फिर उसके बाद नदी रुक गई, नट नदी, मृत नदी, इसका नाम हो गया। ठीक है, ये और राजस्थान का सोका। फिर आगे बढ़ी, इसके क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बग्गी। जहां पर ये बहती है उसे क्या कहेंगे? पाट, और या नाली, या पर तल। ठीक है, फिर आगे बढ़ी, रेड क्लिफ को पार किया। रेड क्लिफ को पार करने के बाद इसका नाम क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय नदी। एकमात्र राजस्थान की नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय नदी है, कौन सी? घग्गर। फिर मैं बात करूं, इसको कहा जाता है सरस्वती। पुराणों में इसको पवित्र नदी कहा जाता है, जबकि सिंधु नदी को क्या कहा जाता है? सिंधु नदी को कहा जाता है इंपोर्टेंट नदी, महत्वपूर्ण नदी। फिर आगे बढ़ूं, इसका पाकिस्तान में नाम हो गया हाकरा। फिर आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद इसका नाम हो गया क्या? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक एट लास्ट ये जाकर विलुप्त हो जाती है। बस, ठीक है, कंप्लीट। ये हो गया हमारा घग्गर का मैदान। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि घग्गर का मैदान किन किन जिलों में विस्तृत है, तो घग्गर का जो मैदान है वो 2 ही जिलों में विस्तृत है। कौन कौन से? 2 ही जिलों में विस्तृत है। कौन कौन से? एक तो हनुमानगढ़ और एक गंगानगर, ध्यान में रखें। ठीक है, ये बात आपसे पूछ ली जा सकती है। फिर इस क्षेत्र को कहा जाता है हरित घाटी प्रदेश। इसको क्या कहा जाता है? हरित घाटी प्रदेश इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरित घाटी प्रदेश। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे, और इसके विस्तार आप ध्यान में रखेंगे, और इस नदी के बारे में आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, घग्गर नदी इज कंप्लीट, घग्गर का मैदान इज कंप्लीट, इसके क्षेत्र को बग्गी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मतलब नंबर 1 पार्ट जो है अपना कंप्लीट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? दूसरा पार्ट जो है उसका नाम है क्या? शेखावाटी का अंतर्प्रवाही क्षेत्र। शेखावाटी प्रदेश अंतर्प्रवाह क्षेत्र, तोरावाटी, बांगर प्रदेश। तो ये सारे किसके नाम हैं? ये इसी वाले पार्टीशन के नाम है, इस वाले के बाद में इस वाले पार्टीशन के। ठीक है, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये जो है शेखावाटी प्रदेश इसको बोला जाता है, अंतर्प्रवाह इसको बोला जाता है, तोरावाटी इसको बोला जाता है, बांगर प्रदेश। ये जो चारों नाम है ये किसके नाम है? ये जो चारों नाम है बस इसी के नाम। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो है शेखावाटी, इसको शेखावाटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर राव शेखा के वंशजों ने क्या, राव शेखा जो है उसने राज किया है, इसलिए इसे बोला जाता है शेखावाटी। और शेखावाटी में आपको पता है 3 जिले विस्तृत है। कौन कौन से? चूरू, झुंझुनू
और सीकर, 3 जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। और इसमें आता है उत्तरी नागौर। उत्तरी नागौर किसमें आता है? इस शेखावाटी क्षेत्र में आता है। तो ध्यान दे कि चूरू, झुंझुनू, सीकर किसमें आएंगे? शेखावाटी में। फिर उसको बोला जाता है तोरावाटी। तोरावाटी को बोला जाता है कि यहाँ पर क्या किया था? तंवर, तंवर गोत्र के क्या होते हैं? तंवर गोत्र के होते हैं राजपूत। तो उन्होंने क्या किया था? इस पर राज किया था, तो इसको बोला जाता है तोरावाटी। ठीक है। कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तोरावाटी। फिर मैं बात करूं अंतर प्रवाह। अंतर प्रवाह मतलब यहाँ पर क्या पाया जाता है? चूना। सर्वाधिक यहाँ पर पाया जाता है चूना। तो चूने की अधिकता के कारण क्या होता है कि नदियां जो ऊपर सतह पर बहने के बजाय क्या होती है? नीचे अंदर प्रवाहित होती है। ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है इसको अंतर प्रवाह क्षेत्र। ठीक है। फिर मैं बात करूं बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश को आप थोड़ा समझेंगे कि कैसे है बांगर प्रदेश। देखिए बड़ा ही सिंपल है समझना, लेकिन पहले आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। कैसे गुरुजी? देखिए कोई भी नदी है, ये नदी है, मान लीजिए कोई नदी है, ये यहां से पर्वतों से निकली। ठीक है। पर्वतों से बहते हुए आएगी। ठीक है। बहते हुए आ रही है। अब इसमें देखिए जब ये आएगी तो इसके आसपास का जो क्षेत्र है, ये जब युवावस्था में, 3 अवस्थाएं होती है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, नदी की 3 अवस्थाएं होती है। तो युवावस्था में जब बहती है तो क्या करती है? पेंदे में कटाव करती है। और जब इसमें प्रौढ़ावस्था में जब बहती है, जवानी में जब बहती है, तो ये क्या करती है? किनारों से कटाव करती है, किनारों से कटाव करती है। और जब युवावस्था होती है तो ये पेंदे में कटाव करती है। फिर उसके बाद ऐसा टाइम आता है वृद्धावस्था, आपकी भी आएगी, मेरी भी आएगी, सबकी आएगी। ठीक है। तो इस वृद्धावस्था में क्या करेगी? ये साथ नहीं ले जा पाएगी। किसको साथ नहीं ले जा पाएगी? अपने साथ जो कटाव किया है, जो कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत, जो भी कटाव किया है, उसको साथ ले जाने में सक्षम नहीं होगी। तो उस टाइम को ये क्या करेगी? कहीं ना कहीं जमाव करेगी। ठीक है। नदी आई, कुछ बहा कर लेके आए अपने साथ में, यहां पर क्या कर दिया इसने? उस कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत को क्या कर दिया? आसपास जमा कर दिया। ठीक है। और जमा करने से आपको पता है डेल्टा बढ़ता है, लेकिन उसके पहले भी ये जमा कर देती है। तो इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है नवीन जलोढ़। जलोढ़ क्या होता है? कंकड़, पत्थर, मिट्टी, रेत, या बोल दूं मैं अवसाद। अवसाद, जलोढ़, बात एक ही है। इसे बोलते हैं नवीन जलोढ़। मतलब नई नदी और नया ही जमाया है, इसलिए इसे बोला जाता है नवीन जलोढ़। और ये जो नवीन जलोढ़ होगा ये उपजाऊ होगा। आपने सुना होगा कि जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होती है। तो इसलिए होती है क्योंकि वो क्या होती है? नमी धारण करने की क्षमता होती है। नमी धारण करने की क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। इस वजह से क्या है? इसको बोला जाता है क्या? इसको बोला जाता है आपके नवीन जलोढ़ और अवसाद। इससे अब देखो इस वाले पार्ट को जो मैंने आपको समझाया कि नवीन जलोढ़, अवसाद, उपजाऊ मिट्टी होगी, इसको क्या बोलेंगे? इस सारे पार्टीशन को बोलेंगे खादर। क्या बोलेंगे? खादर। ये शब्द आप ध्यान रखिए, खादर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? इसको तो बोलेंगे खादर। किसको बोलेंगे? नवीन जलोढ़ को बोलेंगे। नमी धारण जिसमें करने की क्षमता है, जो उपजाऊ मिट्टी है उसको क्या बोलेंगे? जो नदी के द्वारा लाई गई है उसे क्या बोलेंगे? खादर। अब ये एक शब्द आता है बांगर। सुनना ध्यान से कि नदी बहकर आई और जलोढ़ इकट्ठा कर दिया। अब नदी क्या हो गई? सूख गई। लोगों ने खेती करना इस पर स्टार्ट कर दिया। एक टाइम ऐसा आया कि ये ज्यादा दिनों तक, मतलब 1-2 साल तक, 4-5 साल तक यहाँ पर दोबारा नदी नहीं आई। ठीक है। यहाँ पर नदी नहीं आई, पानी नहीं आया नदी में। अब क्या होगा? अब आएगी जब नदी, तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगी? मिट्टी भर जाएगी। यहाँ पर भर जाएगी मिट्टी। भरने के बाद क्या होगा? ये अपना रास्ता चेंज कर लेगी। ठीक है। ऐसे रहेगी। तो ये जो पार्ट हो गया, ये क्या हो गया? पुराना हो गया। क्या हो गया? पुराना हो गया। तो पुराना जलोढ़ जो है, पुराना जलोढ़ मतलब कि प्राचीन जलोढ़ जो है, जिसे मैं बोलूं अब खेती करते करते ये हो जाएगी अनुपजाऊ हो जाएगी। तो उस अनुपजाऊ मिट्टी को, उस पुराने जलोढ़ को क्या बोलेंगे? ये बांगर बोलेंगे। अब नया जलोढ़ कहाँ बनेगा? अब नया जलोढ़ यहाँ बनेगा, इस नदी के किनारे, इस नदी के किनारे बनेगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि खादर तो किसे बोलेंगे? नवीन जलोढ़
जो नदी के द्वारा बहाकर लाया गया उसे बोलेंगे क्या? खादर। उपजाऊ मिट्टी होती है, नमी धारण करने की क्षमता होती है। बांगर किसे बोलेंगे? उस अनउपजाऊ मिट्टी को बोलेंगे जो पुराना जलोढ़ हो गया है। ठीक है, ध्यान में रखें इस चीज को। तो बांगर प्रदेश की बात कर ली हमने, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? बांगर प्रदेश। अब बांगर प्रदेश क्यों बोलते हैं ये हमने समझ लिया। ठीक है, अब एक शब्द आता है यहां पर, कौन सा? बांगड़, ये वाला, इस नीचे वाली बिंदी वाला बांगड़ तो ये है। बांगर को आप ऐसे लिख सकते हैं, बांगर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे इसी शब्द को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, बागड़, ये वाला। ठीक है, लेकिन एक शब्द आता है बांगड़ या फिर वागड़। ठीक है, बागड़ या वागड़। इस वागड़ क्षेत्र को क्या, ये वागड़ क्षेत्र जो है ये देखा होगा आपने, ये राजस्थान, आपको पता भी हो कि यहाँ पर ये माही नदी बहती है ऐसे करके। तो इस माही नदी का जो आसपास जो जिले हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जैसे उदयपुर, इस क्षेत्र को, दक्षिणी राजस्थान को क्या बोलेंगे? वागड़ क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में? अब बात करते हैं हम इस क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में। इस क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे, समझेंगे क्या क्या चीजें इसमें आती है और किस लिए ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो शेखावाटी जो है इसका विस्तार की मैं बात करूँ। विस्तार मैंने आपको बताया है कि चूरू, झुंझुनू, सीकर, उत्तरी, नागौर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। अब मैं बात करता हूं कि इस क्षेत्र में जितनी भी बातें थी, एक नदी प्रवाहित होती है, कौन सी? एक नदी प्रवाहित होती है, उसका नाम है क्या? कांतली। क्या नाम है? कांतली नदी। कांतली जो नदी है पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ये आपने सुना होगा, पूर्ण बहाव की दृष्टि से। अब पूर्ण बहाव का मतलब, पूर्ण प्रवाह का मतलब है कि जिसका उद्गम राजस्थान में हो, जिसका मुहाना भी राजस्थान में हो। लंबी नदी तो वैसे घग्गर है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर, क्योंकि वो आती कहां से है, जाती कहां पर है, लेकिन इसलिए वो क्या है, वो आंतरिक प्रवाह की अपनी पूर्ण बहाव की दृष्टि से कौन सी है? ये कांतली नदी, क्योंकि इसका उद्गम भी खंडेला सीकर से है और मुहाना भी कहां पर है? अपने राजस्थान में ही है, चूरू की सीमा से पहले। तो इसलिए बोला जाता है इसको क्या? इसलिए इसको बोला जाता है आपके पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी। ये हो गया सीकर जिला। इसके गोद में ही बैठा हुआ है झुंझुनू। क्या है? झुंझुनू। और इसके ऊपर हो गया चूरू। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, यहां से खंडेला सीकर से इसके किनारे गणेश्वर सभ्यता किसके किनारे है? गणेश्वर सभ्यता है कांतली नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता जो है ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यताओं। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता को। यहाँ पर तांबे का मछली का कांटा मिला है, आपको पता हो तो। और ये स्थान कहाँ पर है गणेश्वर? ये स्थान है नीम का थाना सीकर में। ठीक है, नदी बड़ी आगे सीमा को पार करके झुंझुनू को और इसको क्या कर दिया? दो भागों में बांट दिया। मतलब झुंझुनू को दो भागों में बांटने वाली नदी कौन सी है? तो वो है कांतली। ठीक है, चूरू और बीकानेर में एक भी नदी नहीं है, ध्यान में रखना। ठीक है, इसके क्या है? किनारे। इसके किनारे एक स्थान है, कौन सी? सुनारी सभ्यता कहां पर है? तो वो है झुंझुनू में। ठीक है, ये दो बातें आप ध्यान में रखिए। इसकी लंबाई है 100 किलोमीटर, ये भी आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये अपना जो शेखावाटी का अंतर प्रवाह क्षेत्र था, ये आपका क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चूने की क्या है? अधिकता है, जिसके कारण सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? सर्वाधिक गर्म जिला है चूरू। और सर्वाधिक ठंडा जिला भी कौन सा है? चूरू। ये ध्यान आप रखें। चूने की अधिकता के कारण यहाँ पे सर्वाधिक गर्म जिला चूरू, सर्वाधिक ठंडा जिला चूरू। और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वो भी कहां पर है? चूरू में। और दैनिक तापांतर कहां पर है? वो है आपके जैसलमेर में। सर्वाधिक दैनिक तापांतर तो जैसलमेर में, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर है चूरू में। किस कारण? चूने के कारण। ये आप
शेखावाटी के बारे में ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, नेक्स्ट पार्ट जो है नागौर उच्च भूमि, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बना था, पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ये हमने 4 पार्ट देखे, आपको पता है, ठीक है, 4 पार्ट हमने देखे। पूछा गया था कि लूणी बेसिन और शेखावाटी के अंतर्प्रवाह के क्षेत्र के बीच में कौन सा क्षेत्र है, तो वो कौन सा हो गया। अब जिसने डिटेल से जो पढ़ा है वो आराम से बता सकता है कि यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है। यहाँ पर क्षेत्र है नागौर की उच्च भूमि, नागौर की उच्च भूमि। तो ये क्वेश्चन बना था एक टाइम, तो नहीं आया था। नागौर उच्च भूमि, ये जो नागौर उच्च भूमि है, इसको उच्च भूमि क्यों कहा जाता है। पहली चीज, नागौर उच्च भूमि को उच्च भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तो स्थान अपना मैदान था, लेकिन ये ऊपर उठ के ऐसे है, समझ रहे हो, मतलब ऊंची है। कितनी ऊंची है गुरु जी, 300 से बेटा 300 मीटर से 500 मीटर तक इसके क्या है, ऊंचाई है। इतनी मतलब ऊंची है, ये औसतन ऊंचाई बता रहा हूँ, 300 मीटर से 500 मीटर इसकी ऊंचाई, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, इसलिए इसको बोला जाता है नागौर उच्च भूमि, ठीक है। क्या है इसकी ऊंचाई है, कितनी, 300 से 500 मीटर, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि ये जो स्थान है, ये जो स्थान है नागौर उच्च भूमि, इसका विस्तार आप देखिए, विस्तार कहां से कहां तक है। इसका विस्तार है आपके, इसका जो विस्तार है वो है नागौर से, नागौर टू अजमेर, नागौर से अजमेर तक क्या है, नागौर से अजमेर तक इसका क्या है, विस्तार है नागौर उच्च भूमि का। अब इस क्षेत्र को बोला जाता है क्या, कुबड़ पट्टी या फिर बाका पट्टी। क्यों बोला जाता है, कुबड़ पट्टी क्यों बोला जाता है, बाका पट्टी क्यों बोला जाता है, ये भी समझना जरूरी है। देखिए यहां पर क्या है, आपको पता है कि नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की झील कहां पर है, नागौर में, पता है आपको। आप ध्यान से समझिए इस चीज को। खारा पानी मतलब कि नमक, सतह पर क्या है, लवण, लवण है सतह पर, सतह पर तो लवण है, और जमीन में क्या है, फ्लोराइड, क्या है, फ्लोराइड। पर फ्लोराइड जो है वो क्या करता है, आदमी को क्या करता है, जवानी भी नहीं आने देता, डायरेक्ट बुढ़ापे में ट्रांसफर कर देता है। इस वजह से क्या होता है, इसको आदमी जो ऐसे होता है वो ऐसे हो जाता है कुकड़ा, इसलिए इसको बोला जाता है कुकड़ या कुबड़। एक बार पूछा गया है कि कुबड़ बाका पट्टी क्षेत्र का विस्तार कहां से कहां तक, तो बाका अलग थोड़ी होता है, बाका और कुबड़ा बात एक ही। तो कुबड़ पट्टी या बाका पट्टी क्षेत्र का जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है, नागौर से अजमेर तक। और नागौर उच्च भूमि का विस्तार कहां से, बात एक ही है, आप बोलो कुबड़ पट्टी, आप बोलो बाका पट्टी, आप बोलो नागौर उच्च भूमि, इसका विस्तार कहां पर है, नागौर टू अजमेर, ठीक है। वाह गुरु जी, बात बताइए, धन्यवाद। सुनो तो फिर इस कुबड़ पट्टी क्षेत्र में क्या पाया जाता है, हरे कबूतर। बड़ा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि हरे कबूतर, आपको पता है पहले लव लेटर किससे भेजे जाते थे, पहले जो लव लेटर थे वो किससे भेजे जाते थे, वो भेजे जाते थे आपके कबूतरों से, पता है ना आपको। अभी तो आप जवानी तो आप पे अभी आई है, आप पे तो अब जवानी आई है, बोलते हैं अपने बड़े बूढ़े नहीं बोलते, आप पे तो जवानी अब आई है। और हमारे टाइम तो बहुत ही खतरनाक काम था, आप तो अभी चीटिंग करने लगे हो, हम तो बहुत पहले से चीटिंग करना जानते हैं। तो ये जो हरे कबूतर है ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इस बाका पट्टी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ध्यान रखें। हरे कबूतर, इसे बोला जाता है हरियल, हरियल बोला जाता है इसको यूपी में, सर्वाधिक पाया भी यूपी में ही जाता है, हरियल बोला जाता है। आपने सुना होगा हमारी हरी हारिल की लकड़ी, तो हम मतलब ये क्या करता है, हरिल पक्षी कभी भी नीचे नहीं बैठता है, हमेशा आसमान में रहता है। वाह गुरु जी को डिलीवरी किया हुआ भैया, ध्यान दें, जो ये
हरियल पक्षी है, यूपी में पाया जाता है और कभी लकड़ी को पकड़े रहता है। और गोपियां भी यही बात करती है, जैसे हम श्री कृष्ण को इस प्रकार से पकड़े हुए हैं जैसे कि हरियल लकड़ी को पकड़े हुए रहता है। ठीक है। और ये कबूतर एक जगह और भी पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? एक जगह और भी पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके सरिस्का में। सरिस्का अलवर। ठीक है, कहां पर है? सरिस्का अलवर। सरिस्का अभयारण्य जो है, अभयारण्य, ये अभयारण्य, कुछ इसको अभ्या इसे कर देते हैं तो ये गलत है। ठीक है। सरिस्का अभयारण्य में क्या पाए जाते हैं? हरा कबूतर और एक नागौर उच्चभूमि। दो ही स्थान है जहां पर क्या पाए जाते हैं, एक तो सरिस्का अलवर, एक नागौर उच्चभूमि। ध्यान दें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर मैंने बताया आपको फ्लोराइड। क्या बताया? फ्लोराइड। फ्लोराइड पाया जाता है जिसके कारण मैंने आपको बताया कि आदमी कुकड़ा हो जाता है। क्या पाया जाता है? कुकड़ा हो जाता है। सर्वाधिक सर्वाधिक फ्लोराइड वाला अगर आपसे गांव पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक फ्लोराइड वाला गांव में आपको बताऊं तो वो गांव है कौन सा? आस्खा गांव। आस्खा, ये पड़ता है नागौर में। समझ रहे हो? आस्खा गांव नागौर में पड़ता है। और सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित जिला आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? नागौर। ठीक है। सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित जिला तो हो जाएगा नागौर, और सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित गांव हो जाएगा आस्का गांव, नागौर। ठीक है। अब मैं बात करता हूं फ्लोराइड के बारे में। तो इसके कारण लोगों में क्या हो जाते हैं? दांत पीले पड़ जाते हैं, हड्डियां जकड़ जाती है, हड्डियों में क्या हो जाता है? जकड़ आ जाती है, जकड़ जाती हैं ऐसी हड्डियां। तो क्या हो जाता है? फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। क्या पता पूछ भी ले कि फ्लोरोसिस रोग किससे होता है, क्या होता है इसमें? दांत पीले पड़ जाते हैं, आदमी कुबड़ा हो जाता है, हड्डियां जकड़ जाती है, तो इसे बोलेंगे क्या? फ्लोराइड के कारण रोग, फ्लोरोसिस। ध्यान रखें, फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस। ठीक है, 1 2 3 बार बोले फ्लोरोसिस, याद हो जाएगा। अब यहां पर इस फ्लोराइड को नियंत्रण करने के लिए एक आपके इस तरह से मतलब जापान इंटरनेशनल कंपनी जायका जो है वो एक चीज चला रही है यहाँ पर, एक ये चला रही है यहाँ पर योजना, एक योजना चला रही है। कौन सी? जायका, जो जायका एक कंपनी है जापान इंटरनेशनल के नाम से, वो एक योजना चला रही है डीआरडीओ के सहयोग से। डीआरडीओ के सहयोग से कौन सी? ना जापान बुझाएगा, जापान बुझाएगा नागौर की प्यास। भारत से नहीं बुझ रही, अब क्या कौन बुझाएगा? अब बुझाएगा जापान। जापान बुझाएगा नागौर की प्यास। ऐसे करके क्या चल रही है यहाँ पर? एक योजना चल रही है। कौन सी? जापान बुझाएगा नागौर की प्यास। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसकी स्थापना हुई। जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और डीआरडीओ की मैं बात करूं तो बलस्य मूलम विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और इसका क्या है? ध्येय वाक्य है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, या बोला जाता है संस्कृत में बोलो तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस को बोलेंगे हम बलस्य मूलम विज्ञानम। बल का मूल क्या है? विज्ञान है। फिर मैं बात करूं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ठीक है, ये क्या है? अपनी भारत की आन बान शान है, जो कि सुरक्षा के क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, ये आपको क्या हो गया? नागौर उच्चभूमि वाला पार्ट हो गया। नागौर उच्चभूमि में मैंने आपको कुछ नहीं बोला, बस इतनी सी बात बताई कि इसका क्या है? कोवरपट्टी क्षेत्र ध्यान में रखना है। एक इसमें फ्लोराइड, फ्लोरोसिस, ये रोग ध्यान रखना है। उसके बाद सर्वाधिक खारे पानी की झील नागौर, सर्वाधिक फ्लोराइड प्रभावित गांव कौन सा? नागौर। और यहाँ पर पाए जाते हैं हरे कबूतर। दो ही तो बातें बताइए, बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल। अब बात करते हैं इस वाले पार्ट को पढ़, जो इस वाले पार्ट को पढ़ के इसको पढ़ लिया, अब इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे। ये कौन सा है? लूनी। ठीक है, कौन सा पार्ट? लूनी बेसिन। कौन सा पार्ट? लूनी बेसिन। व्हाट इज दिस बेसिन? क्या होता है बेसिन? बेसिन, और इसको बोला जाता है गोडवाड़। ठीक है,
व्हाट इज दिस बेसिन? बेसिन होता है ऐसे नदी बह रही है, इसके आसपास ये नदियां आके मिल रही है, और नदियां जो आके मिल रही है, जिस क्षेत्र में ये बह रही है, जहां जहां तक इसकी जहां जहां से इसकी नदियां आ रही है, उसको बोलेंगे इसका बेसिन। सिंपल सी बात है। तो बेसिन आपको पता हो, क्लियर होना चाहिए कि नदी की जहां पर बह रही है उसको बोलेंगे बेसिन, ठीक है। और इसके आसपास जो नदियां जिस जिन झीलों से, वो भी इसका बेसिन में ही काउंट होगा, ठीक है। गोडवाड़, गोडवाड़ बोला जाता है नॉर्मली इसको, ठीक है। अब बात करता हूँ लूनी बेसिन की। कहां से नदी निकलती है? नदी निकलती है आपके अजमेर से। अजमेर में नाग पहाड़, आधी आधी रात में नाग लपेटा लगा, तो नागों से ये अजमेर से निकली, यहां पर निकलते ही कहां पे चली गई? नागौर में। नागौर के बाद ये चली गई कहां पर? नागौर के बाद पाली, पाली के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद, बाड़मेर के बाद ही चलेगी कहां पर? जालौर। तो सिर्फ इसी फिलोसफी उसके बाद ये चली जाएगी कहां पर? कच्छ में। कच्छ का रण गुजरात, ठीक है। ध्यान दें, ये जिले रटवा याद होनी चाहिए आपको। किसे भी याद करो तुम, रटो चाहे कुछ भी करो, ये रटने की चीजें हैं। जिले याद आपको अगर हैं तो नहीं, अगर नहीं है तो रटना पड़ेगा, नहीं तो वैसे आपको याद हो जाएगा फ्लो में। अजमेर नागपाड़ से निकली, नागौर में घुसी, पाली में, जोधपुर में, बाड़मेर में, जालौर में। ऐसे उल्टे भी आप जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली और आपके नागौर और अजमेर, उल्टा सुल्टा दोनों तरफ से याद होनी चाहिए, एक तरफ से, दोनों तरफ से, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि लूनी बेसिन का विस्तार कहां से, कौन कौन से जिले में है, तो ये जिले हैं जहां पर लूनी का बेसिन है। 6 जिले। कितने? 6 जिले। 6 जिलों में लूनी का विस्तार है। अब मैं बात कर लेता हूं कि ये तो विस्तार बता दिया मैंने। 6 जिले कौन कौन से? अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर। ये जिले हैं जहां पर क्या है? लूनी बेसिन का विस्तार है। अब इस लूनी बेसिन की मैं बात करूं तो इसके क्षेत्र को क्या बोला जाता है? गोडवाड़ प्रदेश बोला जाता है। आपको इसका विस्तार याद होना चाहिए। लूनी बेसिन के बारे में हम स्पेशली पढ़ेंगे जब नदियां पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या याद होना चाहिए? आपको बस इतनी याद होनी चाहिए कि इसका विस्तार कौन कौन से जिले में। आपसे बोला जाए कि लूनी बेसिन का विस्तार कौन से जिले में नहीं है, नहीं वाला ऑप्शन डलते ही आपको दिल जाएगा दिमाग खराब होकर जिले याद नहीं है। जिले याद होना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। लूनी बेसिन हो गया। अब इस लूनी बेसिन में देखो, यहीं पर बाड़मेर में, बाड़मेर में एक स्थान है बालोतरा। बालोतरा में ये आधी मीठी आधी खारी हो जाती है, वहां से इसका जो जल है वह आधा मीठा आधा खारा हो जाता है। और अगर नाग पहाड़ में अगर वर्षा होती है तो जो बाढ़ आएगी वो भी कहाँ आएगी? बालोतरा में, ठीक है। और एक स्थान है और एक पर्वत है। कौन सा पर्वत है गुरुजी? एक पर्वत है भाई, इस पर्वत का नाम है क्या? नाकोड़ा। नाकोड़ा बांध, नाकोड़ा बांध भी कहां पर है? ये भी लूनी नदी पर है। कहां पर? बाड़मेर में। नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत जो है कहां पर है? बाड़मेर में। इसका नाकोड़ा पर्वत का विस्तार कहां से कहां तक है? तो इसका विस्तार जो है, इसका विस्तार है मोकल सर से सिवाना, वही सिवाना, सिवाना दुर्ग, जोधपुर के राठौड़ों को क्या है ये शरण स्थली बोले या फिर संकटकालीन राजधानी बोले तो सिवाना। मोकलसर से सिवाना, नाकोड़ा पर्वत का विस्तार। मोहनगढ़ से पोखरण, लाठी सीरीज का विस्तार। पोखरण से मोहनगढ़, मोहनगढ़ से पोखरण, मोकलसर से सिवाना, नाकोड़ा पर्वत का विस्तार। इस पर्वत में क्या पाई जाती है? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट चट्टाने पाई जाती है, इसलिए इसको बोला जाता है ग्रेनाइट पर्वत, ठीक है। फिर मैं बात करूं, इस पर्वत में पाई जाती है 56 की पहाड़ियां। 56 की पहाड़ियां कहां पर है? नाकोड़ा पर्वत बाड़मेर में। 56 पर्वत कहां पर है? उदयपुर में। 56 का मैदान कहां पर है? तो वो हो जाएगा आपका माही बेसिन वाला पार्टीशन, ठीक है, ध्यान में रखें आप।
तो 56 की पहाड़ियां कहां पर है? नाकोड़ा पर्वत। 56 पर्वत कहां पर है? उदयपुर। 56 की पहाड़ियां और 56 का बेसिन कहां पर है? तो 56 का मैदान कहां पर है? तो वो हो जाएगा माही बेसिन के अंतर्गत आता है वो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसमें एक स्थान, दो स्थान बड़े इंपॉर्टेंट है, एक तो मेवा नगर और एक स्थान है कौन सा? पीपलूद। दो स्थान बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखिए, एक तो मेवा नगर और एक पीपलूद। मेवा नगर जो स्थान है वहां पर जैन धर्म का क्या है? पवित्र स्थान है। क्या है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहां पर है? तो ये मेवा नगर में है, ठीक है। पीपलूद की मैं बात करूं तो पीपलूद में क्या है? पीपलूद में को बोला जाता है लघु माउंट आबू। लघु माउंट आबू राजस्थान का लघु माउंट आबू किसे बोला जाता है? पीपलूद बाड़मेर। दोनों स्थान कहां पर है? बाड़मेर में। और एक बताया था मैंने आपको बालोतरा, ठीक है। ये तीनों स्थान कहां पर है? बाड़मेर में। नाकोड़ा पर्वत कहां पर है? बाड़मेर में। ग्रेनाइट पर्वत बोला जाता है, ग्रेनाइट चट्टाने होने के कारण। 56 की पहाड़ियां इस पे हैं। और दो स्थान है, एक तो मेवानगर और एक स्थान है कौन सा? पीपलूद। ये दो स्थान है, इसको बोला जाता है लघु माउंट आबू मेवानगर में पार्श्वनाथ जैन मंदिर। बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो चारों पार्ट थे अपने क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें ये चारों पार्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान जो मरुस्थल में जल संरक्षण के जो तरीके हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। ये आपको अगर समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो देखो वीडियो को आपका लाइक करना बनता है, वीडियो को आपको शेयर करना बनता है। वीडियो को आपको अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो आप पूरा देखने की कोशिश करें, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। एक बार फिर से